हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि 6 to 8 और 9 10th में जो बीपीएससी टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें कौन कौन से प्रश्न पर डाउट है, यानी किस किस प्रश्न का जो उत्तर बीपीएससी द्वारा दिया गया है उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में एसएसटी के 6 to 8 और 9 10th के जो प्रश्न डाउट है उनको देखेंगे, जो आपके द्वारा मैसेज किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि आज जो है वह ऑब्जेक्शन करने का लास्ट डेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पे डाउट है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, 37 नंबर प्रश्न है, ये किसी सेट का बोल रहा है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो जो ताना भगत आंदोलन है बताना है कि किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिवासी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आदिवासी से यह आंदोलन जो है वह संबंधित है। इसका प्रमाण जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये घटना चक्र का बुक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। तो यहाँ पे उराव जो आदिवासी है इससे संबंधित है, तो आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो एक प्रश्न ये हो गया जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और आया था कि चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो बताना था कि चोल राजाओं में किसने एक पर सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो बीपीएससी द्वारा इसका आंसर राजराज प्रथम दिया गया है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए राजेंद्र प्रथम। ठीक है, यह भी जो प्रश्न है वो IAS प्री 2001 में पूछा हुआ है, और यह भी घटना चक्र का बुक जो है उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका सिलोन का कार्य पूर्ण किया था। ठीक, तो इसका सही उत्तर सी होना चाहिए, राजेंद्र प्रथम। यद्यपि राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक जो थे महेंद्र पंचम, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, को बंदी बनाकर चोल राज्य में भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम ने ही अधिकार किया था। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए राजेंद्र प्रथम, जैसे कि आप घटना चक्र बुक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप इस प्रश्न का जो है इसका भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न था, ये था प्रश्न है कि किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है राजाराज प्रथम, लेकिन जो घटना चक्र बुक में है उसमें IAS में प्रश्न पूछा गया है, तो उसके द्वारा जो आंसर है वह राजेंद्र प्रथम दिया गया है। इसने ही महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो आप इस प्रश्न का जो है इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न है, जिनका भी ज्योग्राफी होगा उनके लिए यह जरूरी है। बोल रहा है भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है। तो जो भारत में रेलवे का जोन है वो टोटल 19 है वर्तमान है। तो यहाँ पूछ रहा है कितने जोनों में पुनर्गठित यानी दोबारा जो है वो गठित किया गया है मतलब वर्तमान में पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन बीपीएससी जो द्वारा इसका आंसर ऑप्शन बी 16 दिया गया है, जो बिल्कुल ही निराधार और गलत है। तो आप इस प्रश्न का भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर बी माना है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक और प्रश्न था कि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वहाँ पे वर्षा कितनी होती है, औसत वर्षा बताना है वहाँ पे कितनी होती है। तो आयोग द्वारा इसका उत्तर 100 से 150 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना से 100 से 150 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन हम जब सर्च किए हैं, देखिए यहाँ पे विकिपीडिया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 175 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो इसका प्रश्न जो है वह आगे आपको हम दिखाएंगे कि प्रश्न क्या दिया हुआ था। लेकिन आप याद रखिए कि वर्षा जो होती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 175 से 200 के बीच में होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एक और प्रश्न दिया था आपको ज्योग्राफी में, बोला था कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक, तो आपको पता ही होगा कि उत्तर से जो दक्षिण है वह 32
14 किलोमीटर होता है और जो पूर्व से पश्चिम है वह 29-33 किलोमीटर होता है। लेकिन ऑप्शन में दोनों को उलट पलट कर दिया था। ठीक, एक बार 32-14 दिया था लंबाई में, तो चौड़ाई में 29-33 दिया था। दूसरी बार चौड़ाई में दिया था आपको 32-14, तो लंबाई में दिया था 29-33। जबकि बीपीएससी ने इसका ऑप्शन आंसर जारी किया है तो वह 32-34 जो है वह चौड़ाई माना है और 29-33 जो है इसे लंबाई माना है, जो कि एकदम गलत है। देखिए यहाँ पे जब हम इसको सर्च किए हैं, देखिए ये भारत सरकार का ही वेबसाइट है। देख रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है india.sarkar.भारत। ठीक, ये भारत सरकार का ही जो है डाटा है, इसी पे दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम जो लंबाई है वह 32-14 किलोमीटर दे रहा है, यानी जो भारत की लंबाई है वह 32-14 किलोमीटर ही है। जबकि पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वह 29-33 किलोमीटर दे रहा है। तो इसका लंबाई जो हो जाएगा 32-14 किलोमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 29-33 किलोमीटर। जबकि बीपीएससी ने 32-14 को चौड़ाई माना है और लंबाई किसको माना है, 29-33 को माना है, जो कि यह प्रश्न का जो आंसर है वह बिल्कुल गलत है। तो आप इस प्रश्न को भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इसका जो आधार है आप भारत सरकार का जो वेबसाइट है इसको आप बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये भारत सरकार के वेबसाइट पर ही यह डाटा दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक और यहाँ पे देखिए प्रश्न है, आप लोग थोड़ा इसको भी देखिएगा, हमको इसमें डाउट लग रहा है। वो रहा है किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो पुनर्जागरण जो काल है वो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच के काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के जो काल है उसको पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। जब आप ऑप्शन ई रखे हैं तो आपको ऑप्शन ई के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि 14 से 17 जो होता है वो पुनर्जागरण का काल होता है। लेकिन यहाँ पे 14 से 16 का आंसर बीपीएससी द्वारा दिया गया है, जबकि आंसर होना चाहिए इसका 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। तो इसका आंसर हमारे देखने से ऑप्शन ई होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, 14 से 16 तो होगा ही होगा, लेकिन जब आप ई ऑप्शन दिए हैं तो जब आपको पता होगा कि 14 से 16वीं शताब्दी के बीच जो पुनर्जागरण काल होता है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक, तो आप इसको भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। जो कांटेदार जंगल है वो आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वही जो क्षेत्र है उस एरिया में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर बीपीएससी द्वारा दिया गया है कि तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं, यानी कर्नाटक में पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि हमको थोड़ा गलत लग रहा है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक स्थानों पे जो है वो कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो थोड़ा आप इसको भी देखिएगा और इसको भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए हाँ यहाँ पे दिया हुआ है चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो चीनी लोक गणराज्य की जो स्थापना है वह 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में हुआ था। जबकि बीपीएससी द्वारा इसका उत्तर 1948 बताया जा रहा है। एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जो डाटा है वह 1949 दे रहा है। ठीक, तो इस प्रश्न का भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होना चाहिए। जबकि बीपीएससी 1948 इसका आंसर बता रहा है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यही प्रश्न है जो दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की आवश्यकता कितनी होती है। तो इसका उत्तर बीपीएससी द्वारा दिया गया है 100 से 150 सेंटीमीटर। जबकि हमने अभी देखा है तो विकिपीडिया पे दिखा रहा था कि 175 से कितना 200 सेंटीमीटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर या तो सी होना चाहिए या ऑप्शन ई इसका आंसर हो सकता है। ठीक, इसका आंसर या तो सी हो सकता है 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच, या ऑप्शन ई भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा और इसको ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही कुछ प्रश्न था जो आपके द्वारा हमको मैसेज किया गया था और बोला गया था कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आप लोग जिस प्रश्न पे भी आपको लगे गए डाउट उसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज ऑब्जेक्शन करने का अंतिम तिथि है। ठीक है, तो चलिए यही वीडियो था, सोचे आप लोग को बता देते हैं कुछ प्रश्न जो हमको भी डाउट लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।